नमस्कार दोस्तों, मैं प्रसेनजीत चौरसिया नौकरी घर के इस प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। पिछली कक्षा में हमने जिस प्रकार से इतिहास के विकास क्रम की बात की, उसी विकास क्रम में आगे बढ़ते हुए चलिए हम स्टार्ट करते हैं मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल मध्यपाषाण काल। अब मध्यपाषाण काल का जो समय काल था वह था 10,000 BC से लेकर 5500 BC तक, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के 10,000 साल पहले से लेकर ईसा मसीह के जन्म के 5500 साल पहले तक ये सभ्यता यानी कि ये काल चला, मध्यपाषाण काल। अब इस काल की कुछ विशेषताएं थी, उन विशेषताओं को हम देखते हैं। इसकी जो सबसे पहली विशेषता यह थी कि यहीं से मनुष्य ने जानवरों को पालतू रूप में अपने पास रखना शुरू किया। जैसे कि कुत्ता जो था मध्यपाषाण काल का पहला पालतू पशु था, पहला पालतू पशु। इसके पहले मनुष्य ने अभी तक किसी को अपना पालतू पशु नहीं बनाया था, तो कुत्ता पहला पालतू पशु था, कुत्ता। इसके बाद मध्यपाषाण काल के स्थलों में, मध्यपाषाण काल के जो स्थल थे वो उन स्थलों में जो मनुष्य का सबसे पहला अस्थिपंजर प्राप्त हुआ, जिसको कहते हैं कंकाल, वो प्राप्त हुआ कहाँ से? प्रतापगढ़ से, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से। कहाँ से? जो पहला मध्यपाषाण काल का पहला मानव अस्थिपंजर प्राप्त हुआ, वो कहां से हुआ? वह हुआ उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से। ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट। अब बात आती है तीसरे पॉइंट की। राजस्थान में स्थित जो सांभर लेक था, यानी जो वर्तमान समय में सांभर झील है, इस सांभर झील के एक जो निक्षेप प्राप्त हुआ, उन निक्षेपों से, यानी सांभर झील के निक्षेपों से पहला वृक्षारोपण का साक्ष्य प्राप्त हुआ। यानी मानव इतिहास में जो सबसे पहला वृक्षारोपण हुआ था वह अभी तक ज्ञात स्रोतों के आधार पे सांभर लेक में के निक्षेपों में प्राप्त हुआ। यानी पहला वृक्षारोपण का साक्ष्य, या सबसे पहले वृक्षारोपण का साक्ष्य जहां से प्राप्त हुआ वो कौन सा जगह था? सांभर लेक। और उसके जो निक्षेप थे वो उसी में से प्राप्त हुआ। तो और ये कहां पर है सांभर लेक? सांभर झील कहां पे है? राजस्थान में, यानी आरजे, राजस्थान। ठीक है, यहां तक समझ में आया? इसको नोट डाउन करिए और मुझे आशा है कि आप लोग नोट डाउन कर रहे हैं। आइए इसके आगे बढ़ते हैं। हम राम कथा न जानते हुए पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं। अब मध्यपाषाण काल के बाद जिसका नंबर आता है वह है नवपाषाण काल। क्या? नवपाषाण काल। अब नवपाषाण काल का समय काल क्या था? टाइम पीरियड क्या था? यह था 5500 BC से लेकर 3000 BC तक। ठीक है, कहां से कहां तक था यह? 5500 BC से लेकर 3000। इस काल के जो स्थलों में, जो भारतीय उपमहाद्वीप में जो स्थल पाया गया वह था मेहरगढ़। कौन सा स्थल था?
मेहरगढ़ भारतीय उपमहाद्वीप में जो सबसे प्राचीन नौपाषाणिक स्थल था, मेहरगढ़। प्राचीन नौपाषाणिक स्थल या कहा जाए बस्ती कहां से प्राप्त हुआ? मेहरगढ़ से। कितने साल पुरानी थी ये लगभग 7000 BC पुरानी बस्ती थी। कितने? 7000 BC, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के 7000 साल पहले की ये बस्ती थी। कहाँ पे? मेहरगढ़ में। ये किस काल का स्थल था? नौपाषाणिक स्थल था। किसका स्थल था? नौपाषाणिक स्थल था। इसके अलावा कोल्डिहवा, कोल्डिहवा, ये जो कोल्डिहवा है यह कहाँ पाया गया? इलाहाबाद में। चावल का प्रथम साक्ष्य यहीं से मिला है। कहाँ से? कोल्डिहवा से। कहाँ से? कोल्डिहवा। चावल का ज्ञात प्रथम साक्ष्य, तो ये कहाँ पे है? कोल्डिहवा। ये है इलाहाबाद में। इलाहाबाद यूपी में कोल्डिहवा, यहीं से चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। और जो नौपाषाणिक काल के लोग थे, नौपाषाणिक काल के लोगों की एक और विशेष खासियत थी कि इन्होंने यानी पशुपालन के साथ साथ कृषि कार्य भी करना शुरू कर दिया। क्या? पशुपालन के साथ साथ कृषि कार्य, यानी इसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है कि एक ही साथ अब पशुपालन भी हो रहा है और कृषि कार्य भी हो रहा है। किस काल में? नौपाषाणिक काल में। ठीक है, नौपाषाणिक काल में। और एक अहम बिंदु है कि यहीं से आग की खोज मानी जाती है। आग की खोज नौपाषाणिक काल से ही मानी जाती है। इसको हम पॉइंट फॉर्म में कर दे रहे हैं। इसका ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट। और यहाँ से कई पाषाणिक उपकरण भी प्राप्त हुए, जिसमें से आपका कुल्हाड़ी, छेनी, हथौड़ी, बंसुली, ये सब औजार या हथियार पाए गए, जो कि अमूमन पत्थर से ही बने होते थे। पत्थर को स्ट्रक्चर दे देकर ये औजार तैयार किए जाते थे, जिसके माध्यम से कृषि कार्य या फिर शिकार के लिए जो भी आवश्यक औजार या उपकरण की आवश्यकता होती थी, उसकी आपूर्ति इन्हीं के माध्यम से वो करते थे। ये चौथा पॉइंट। अब इतना नोट डाउन कर लीजिए। इसके आगे बढ़ते हैं। नवपाषाणिक काल के बाद जो प्रागैतिहासिक काल के बाद सीरीज बनी थी आद्य ऐतिहासिक काल, उस पे बात करते हैं, क्योंकि उसके नीचे की जो भी सीरीज थी सब खत्म हो चुकी है, यानी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो उसके बाद कौन सी सीरीज बचती है कि आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल ये कोई बहुत विशेष काल नहीं है, यानी इसमें बहुत कुछ विशेष नहीं हुआ। बस एक चीज इसमें जानने लायक है, इंपॉर्टेंट है कि इसको यहां से धातुओं का युग प्रारंभ हुआ। किसका? धातुओं का युग। धातुओं का युग प्रारंभ हुआ, इसीलिए इसको
धातु काल के नाम से भी जाना जाता है। किस काल पे? धातु काल के नाम से। किस काल के? धातु काल के नाम से जाना जाता है। और यहीं से यानी यही धातु काल से ही संबंधित है आपका वैदिक संस्कृति और सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता। कौन कौन सा? वैदिक संस्कृति, जिसको हम आगे पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे, और सिंधु सभ्यता। यहीं से पहला इसमें स्थल जो क्या कहते हैं, पहली संस्कृति मिली, और दूसरी संस्कृति इसी से यानी कि आद्य ऐतिहासिक काल से ही संबंध रखती है, सिंधु सभ्यता। इसको आगे हम विस्तार से पढ़ेंगे और इसके आगे हम बात करते हैं। इसी में एक पॉइंट और बन रहा है कि इसी के समय ताम्र पाषाणिक, यानी कि जैसे धातु काल तो शुरू हो गया, धातु काल के शुरू होने के पश्चात ही तांबे की खोज हुई, जिसको ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति कहा गया, यानी ताम्र पाषाणकालीन, जिसमें तांबा और पत्थर दोनों का यूज किया गया। उसको थोड़ा बहुत नोट डाउन कर लेते हैं। ताम्र पाषाणिक संस्कृति। अब इस ताम्र पाषाणिक संस्कृति में जो पहला धातु प्राप्त हुआ या पहले धातु का यूज हुआ, वह धातु थी तांबा। कौन सी? तांबा। ये तांबा, इसी तांबे में बाद में कांसा और ये सब मिला के अलग अलग धातुएं तैयार की गई। टिन मिला के, जस्ता मिला के आपका पित्तल भी तैयार किया गया, कांसा भी तैयार किया गया, लेकिन जो मूल धातु थी वो तांबा थी, जो मनुष्य के द्वारा यूज में लाई थी। पहली धातु, लौह धातु तांबा। अब ये कब प्राप्त किया गया? ये लगभग 5000 BC। कब? 5000 BC से इसका प्रयोग प्रचलन में आया, या यह इसकी शुरुआत की गई, यानी कि इसके यूज की यानी प्रयोग की शुरुआत की गई। कब? 5000 BC में सर्वप्रथम प्रयोग मनुष्य के द्वारा। किसका? तांबे का। तांबे का प्रयोग, इसीलिए इसको और इसके साथ साथ तांबे के साथ साथ ऐसा नहीं कि सिर्फ ताम्र पाषाणिक संस्कृति में सिर्फ तांबे का प्रयोग किया गया ना, तांबे के साथ साथ आपका पत्थरों का जो भी, पत्थर के जो भी औजार थे उनका भी प्रयोग किया जा रहा था। जैसे आपका अभी हमने बात की कि कुल्हाड़ी, छेनी, हथौड़ी या बांसुली, इस टाइप के जो भी औजार थे तांबे के साथ साथ उनका भी यूज किया गया, और वो उन औजारों को बनाने में तांबे का भी प्रयोग किया जाने लगा, यानी तांबे से भी औजार तैयार किए जाने लगे। और ये जो संस्कृति थी यानी ताम्र पाषाणिक संस्कृति की एक और विशेषता थी कि यह पूर्णतः है कहा जाए कि ज्यादातर यानी कृषक ग्रामीण संस्कृति थी। कैसी संस्कृति थी? कृषक ग्रामीण संस्कृति। ये पहला पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट। ये कैसी संस्कृति थी? कृषक ग्रामीण संस्कृति थी। अब कृषक ग्रामीण मतलब जो वहाँ के लोग रहते थे वो कृषि कार्य करते थे, गांव में रहते थे, ऐसी संस्कृति यहाँ पे पाई जाती थी। और ये कहाँ से बिलोंग करता है? ये आद्य ऐतिहासिक काल से बिलोंग करता है। कौन सा? ताम्र पाषाणी संस्कृति। और इसी में तांबे की खोज की गई। और इसी ताम्र पाषाणिक संस्कृति के कुछ ऐसे स्थल थे जहाँ पर थोड़ी भिन्न भिन्न संस्कृति प्रचलित थी। जैसे हम बात करते हैं उस पर, जैसे बनास या आहार संस्कृति। बनास या आहार संस्कृति, जैसे कि नाम से यह स्पष्ट हो रहा, बनास ये एक नदी है, बनास नदी की, जो कि राजस्थान में प्रवाहित होती है। तो जाहिर सी बात है बनास या आहार संस्कृति कहाँ से संभावना है कि ये कहाँ से हो सकती है? ये राजस्थान से। ये संस्कृति राजस्थान में प्रचलित थी, जो ताम्र पाषाणी संस्कृति का एक भाग थी। कौन सी? आहार या बनास संस्कृति। अब इसके बाद एक थी कायथा संस्कृति। कौन सी? कायथा। कायथा संस्कृति। कायथा संस्कृति जो थी वो मध्य प्रदेश में प्रचलित थी।
कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। अब इसके बाद मालवा संस्कृति थी। मालवा संस्कृति जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, मालवा संस्कृति ये भी मध्य प्रदेश से ही संबद्ध रखती थी। इसके बाद जोरवे संस्कृति, कौन सी? जोरवे संस्कृति। जोरवे संस्कृति जो कि महाराष्ट्र से संबद्ध रखती थी। कहां से? महाराष्ट्र से संबंध रखती थी। ये सब ताम्रपाषाण कालीन ही संस्कृतियां थीं, जैसे बनास या आहार संस्कृति जो राजस्थान से बिलोंग करती थी, कायथा संस्कृति जो मध्य प्रदेश से बिलोंग करती थी, मालवा संस्कृति जो मध्य प्रदेश से ही थी, और जो जोरवे संस्कृति थी, जोरवे संस्कृति वो महाराष्ट्र से बिलोंग करती थी। यानी ये जो संस्कृतियां थी ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां थी। अब एक चीज और है इसमें कि जोरवे संस्कृति जो थी ये 700 ईसा पूर्व, कहां तक? जोरवे संस्कृति यहां पे हम पॉइंट कर दे रहे हैं इसको। जोरवे संस्कृति 700 BC तक अस्तित्व में रही। कहां तक? 700 BC तक जोरवे संस्कृति। पहला पॉइंट इसमें ये जगह स्थल, दूसरा स्थल, तीसरा स्थल, चौथा स्थल, इसको नोट डाउन कर लीजिए और मुझे आशा है कि आप लोग उसको नोट डाउन कर रहे हैं। नवपाषाण काल के यानी कि आद्य ऐतिहासिक काल हो गया, ताम्रपाषाणिक काल हो गया, लेकिन जो इन सब के बाद जो नवपाषाण काल था उसके बाद एक और छोटा सा टाइम पीरियड चला जो कि दक्षिण भारत में यानी कि दक्षिण संस्कृति के रूप में प्रचलित था, जिसको महापाषाण काल के नाम से जानते हैं। आइए उसके बारे में भी 2-3 पॉइंट देख लेते हैं। कौन सा? महापाषाण काल। महापाषाण काल। अब ये जो महापाषाण काल था ये कब, इसका युग कब था? नवपाषाण काल के बाद। किसके बाद? नवपाषाण काल के बाद। नवपाषाण काल के बाद दक्षिण में प्रचलित संस्कृति। नवपाषाण काल की जब समाप्ति हुई उसके बाद महापाषाण काल का युग शुरू हुआ। कहाँ पे? दक्षिण भारत में। उसको महापाषाण काल के नाम से जाना जाता है। चूंकि महापाषाण काल जो फेमस था वो इसलिए था क्योंकि महापाषाण जो है ये था पत्थर की जो कब्र होती थी उसी को महापाषाण कहते थे। किसको? यानी कि ये किसका पॉइंट बन रहा है? जो पत्थर की कब्र, यानी अगर किसी की मृत्यु हो रही है तो उसको जब दफन किया जाता था तो उसको पत्थरों से ढक दिया जाता था, उसी को महापाषाण कहते थे, यानी कि पत्थर की कब्रों को। क्या कहते थे? महापाषाण। क्या कहते थे? महापाषाण। और इसकी एक चीज और थी कि ये महापाषाण यानी कि जो पत्थर की कब्र होती थी, इस कब्र के अंदर जो इंसान को दफन किया जाता था उसके साथ यानी दफन इंसान के साथ भी कई चीजें दफनाई जाती थी, जैसे कि लोहे के औजार होते थे, सोने चांदी के आभूषण होते थे, उस टाइम सोने चांदी के आभूषण थे, और इसके अलावा घोड़े के कंकाल। क्या क्या दफन किया जाता था इसके साथ? यानी इसको प्लस में करके अगर देख लें तो लोहे के औजार, घोड़े की
कंकाल और सोने चांदी के आभूषण उस मृत व्यक्ति के साथ दफन किया जाता था। और महापाषाण काल में एक चीज और था, क्या था वो, कि आंशिक समाधान प्रचलित था। क्या हम बोले हैं? आंशिक समाधान। आंशिक समाधान, आंशिक समाधान। जैसे कि वर्तमान समय में पारसी धर्म के अनुयायियों में या फिर पारसी धर्म में प्रचलित है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उस व्यक्ति के मृत्यु शरीर को खुले आसमान के नीचे किसी ऊंचे स्थान पे या जहां भी ऊंचाई, चाहे वह पर्वत की चोटी हो या ऐसा भी जहां भी ऊंचाई मिले, उसको रख देते थे, जिससे उसको चील कौवे आके खा के वातावरण को शुद्ध करें। शुद्धि कैसे? कि जब उसको हम जलाएंगे तो उससे जो वायु प्रदूषण होगा उससे निजात पाने के लिए, मिट्टी में दफन करेंगे तो उससे भी दिक्कत होगी, मृदा उर्वरता ये सब घटेगी। तो इसीलिए उसी पारसी धर्म, यानी अब ये माना जाए कि पारसी धर्म हो सकता है वहीं से प्रचलित प्रेरित हो। तो ये आंशिक समाधान महापाषाण काल में भी प्रचलित था, जो कि दक्षिण भारत में विशेषकर प्रचलित था। तो इसमें क्या किया जाता था कि मृत्यु व्यक्ति के शरीर को खुले जगह पे ऐसे ही रख दिया जाता था, जिससे उसको जो जानवर होते थे, यानी कि मृत्यु शरीर को खाने वाले, चाहे वह चील, गिद्ध या कुत्ते या फिर जो भी जानवर होते थे, वो आके उसको खा लेते थे और बचे कुछ अवशेष को दफन कर दिया जाता था या जला दिया जाता था। तो वही हुआ आंशिक समाधान, क्योंकि उसके शरीर का मैक्सिमम पार्ट तो पहले ही भक्षण किया जा चुका है, लेकिन जो बचा हुआ पार्ट है उसको दफन किया गया या फिर उसको जलाया गया। तो इसी को कहा गया आंशिक समाधान। अर्थात का लिखा जाएगा तो शव को जानवरों के आगे खुला रख दिया जाता था। और जो बचा खुचा होता था इसके शरीर का, जो अवशेष होता था, उसको बचे अवशेष को या तो दफन कर दिया जाता था या तो फिर जला दिया जाता था। इसी को कहा जाता था आंशिक समाधान, और यह प्रथा बहुतायत में दक्षिण में प्रचलित थी। अब इसको नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन हो गया इतना। अब इसके आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमने प्राचीन इतिहास के विकास क्रम को तो देख लिया, लेकिन उसके स्रोत क्या थे, यानी किस स्रोत से इस विकास क्रम को व्यवस्थित रूप दिया गया। तो आइए उसके बारे में बात करते हैं कि इतिहास के जानने के स्रोत क्या थे, यानी प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के क्या स्रोत थे, इसको हम देखते हैं। हेडिंग डालते हैं इसमें, प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत। यानी प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के क्या स्रोत थे। तो इसके सामान्यतः दो स्रोत प्रचलित हैं, जैसे कि एक पुरातात्विक और दूसरा साहित्यिक। पुरातात्विक का क्या अर्थ है कि जैसे जो भी अभिलेख प्राप्त हुए या सिक्के प्राप्त हुए या स्मारक प्राप्त हुए या मुहरें प्राप्त हुई या मृत भांड या बर्तन जो भी इस तरह से प्राप्त हुए, ये पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत आते हैं। जबकि साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत चाहे वह हमारे वेद हों, जिसमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद आते हैं, या वेदांग हो या कल्प हो या जो भी इस तरह से ऋणक हो तो आते हैं, या फिर
जो धार्मिक साहित्य है, जिसमें आपका जैन साहित्य हो गया, बौद्ध साहित्य हो गया, या गैर धार्मिक साहित्य जो है जिसमें यात्री विदेशी यात्रियों के विवरण भी कुछ शामिल हैं, या फिर कौटिल्य के अर्थशास्त्र, या मेगास्थनीज की इंडिका, या इस तरह से जो भी कल्हड़ का अर्थशास्त्र है, या इस कल्हड़ का अर्थशास्त्र नहीं है, ये जो भी इस तरह से पुस्तकें लिखी गई, उन सब के माध्यम से हम साहित्यिक स्रोतों के द्वारा प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको पॉइंट फॉर्म में देखकर। इसके दो स्रोत होते हैं, एक तो होता है इसका पुरातात्विक और दूसरा होता है साहित्यिक। कौन कौन सा? पुरातात्विक और साहित्यिक। अब पुरातात्विक में अगर बात करें तो इसमें भी कई स्रोत नजर आते हैं, जिसमें जैसे अभिलेख हो गए आपके, भवन या स्मारक हो गए, भवन या स्मारक हो गए, उसके बाद सिक्के हो गए, सिक्कों के बाद आपकी कुछ मुहरें हो गई, और इसके अलावा भी आपका चित्रकला हो गया, ये सब प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत आते हैं। अब इसके बाद अगर साहित्यिक की बात करें, साहित्यिक की हम बाद में बात करते हैं, पहले आते हैं पुरातात्विक की बात करते हैं। और पुरातात्विक में भी अभिलेख की बात करते हैं। सबसे पहले किसकी? अभिलेख की। अगर अभिलेखों की अगर बात करें तो जो सबसे प्राचीन अभिलेख हमको प्राप्त होता है वह था मध्य एशिया का बोगज कोई, मध्य एशिया के बोगज कोई। यानी कौन सा? बोगज कोई। बोगज कोई जो कि मध्य एशिया से प्राप्त किया गया। और यह जो अभिलेख था ये सबसे प्राचीन अभिलेख माना जाता है, और इसमें वैदिक देवता मित्र और वरुण, यानी कि वैदिक देवता मित्र, वरुण या वरुण, और एक इंद्र व नासत्य की चर्चा की गई है, की चर्चा की गई है। भोगज कोई अभिलेख जो कि पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने का स्रोत है, या मध्य एशिया से प्राप्त हुआ, जिसमें वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र, नासत्य की चर्चा की गई है। और जो भारत में, और यहीं से ही, यानी कि ये बोगज कोई अभिलेख यानी जो मध्य एशिया से प्राप्त हुआ, इसी से ही ऋग्वेद की, यानी किसका? ऋग्वेद की तिथि ज्ञात करने में मदद मिलती है। क्या ज्ञात करने में? कि ऋग्वेद कितना पुराना था या किस प्रकार से उसकी रचना हुई, इन सब बातों को यहीं से बोगज कोई के अभिलेख से, जो मध्य एशिया में पाया गया, उसी से तिथि ज्ञात करने में मदद मिली।
बोगस कोई अभिलेख। इसको पॉइंट फॉर्म में कर दे रहे हैं, इसको ये पहला पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट, या इसको ऐसे ही रहने दे रहे हैं। ये पहला पॉइंट हो गया और इसमें एक पहला बिंदु और ये दूसरा बिंदु। अब इसके बाद दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। ये अभिलेखों में जो बोगस कोई का अभिलेख प्राप्त हुआ। इसके बाद जब भारत की बात की जाए तो भारत में जो सबसे प्राचीन अभिलेख थे वो अशोक के हैं। किसके? यानी भारत में जो सबसे प्राचीन अभिलेख प्राप्त हुए वो किसके प्राप्त हुए? अशोक के। अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए और इन्हीं अभिलेखों के माध्यम से, इन्हीं अभिलेखों को आधार बनाकर एक इतिहासकार थे D.R. भंडारकर। कौन से? D.R. भंडारकर ने इन्हीं अभिलेखों को, यानी जो अभिलेख प्राप्त हुए इन्हीं अभिलेखों को आधार बनाकर, कौन थे? D.R. भंडारकर ने इन्हीं अभिलेखों को आधार बनाकर अशोक का इतिहास लिखने का सफल प्रयास किया है। किसके माध्यम से? ये जो अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए, इन्हीं अभिलेखों को आधार बनाकर किसने? ये D.R. भंडारकर, D.R. भंडारकर ने और जो ये अशोक के अभिलेख थे, ये अभिलेख कई लिपियों में प्राप्त होते हैं। जैसे, यानी कि अशोक के जो अभिलेख थे ये अभिलेख कई लिपियों में प्राप्त होते हैं। जैसे खरोष्ठी, अरमाइक, ब्राह्मी, यूनानी वगैरह वगैरह। यानी कि ये जो अशोक के अभिलेख थे, जो प्राचीन अभिलेख प्राप्त हुए अशोक के, ये खरोष्ठी, अरमाइक, ब्राह्मी, यूनानी लिपियों में थे। और इसको सबसे पहले पढ़ने का जो कार्य किया, यानी इन लिपियों को जो सबसे पहले पढ़ने का कार्य किया, यानी अशोक के अभिलेखों को, वो 1937 में जेम्स प्रिंसेप ने, कब? 1937 में, सॉरी 1837 है। में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के जो अभिलेख थे, यानी अभिलेख, अशोक के अभिलेख जो थे, इन अभिलेखों को 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम पढ़ने का कार्य किया और उसमें सफलता भी प्राप्त की। अब इसके बाद चलिए देखते हैं कुछ अभिलेख और उसके
यानी किसके शासन काल में वो अभिलेख तैयार किए गए थे। जैसे अभी हमने दो प्रकार के अभिलेखों की बात की, जिसमें बोगज कोई अभिलेख मध्य एशिया से बिलोंग करता है ये, और भारत में जो अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए उसमें खरोष्टी, अरमाई, ब्राह्मी, यूनानी लिपियों में इस अभिलेखों को लिखा गया, जो 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा, यानी कि उसको पढ़ने में सफलता प्राप्त की। आइए देखते हैं आगे। अभिलेख और शासक दो कॉलम बना लेते हैं कि किसके शासनकाल में ये अभिलेख तैयार किए गए। जैसे अभिलेख और शासक, जैसे हाथी गुम्फा अभिलेख, पहला कौन सा है? हाथी गुम्फा अभिलेख। हालांकि ये गुम्फा क्या, गुफा ही है, लेकिन लिख दिया गया हाथी गुम्फा अभिलेख। तो ये किसके समय में था? ये था खारवेल के समय में। किसके? खारवेल के समय में। अब दूसरे अगर अभिलेख की बात की जाए तो जूनागढ़ का अभिलेख। अब ये जूनागढ़ का अभिलेख किसके समय में था? ये था रुद्र दामन, जो कि गुजरात के गिर प्रदेश का राजा हुआ करता था। उसके समय में जो अभिलेख तैयार किया गया जूनागढ़ का अभिलेख, इसका शासक कौन था? रुद्र दामन। इसके बाद नासिक अभिलेख। नासिक अभिलेख, नासिक अभिलेख किसके समय में तैयार किया गया? ये गौतमी बलश्री, किसके समय में? नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री के समय में तैयार किया गया। इसके बाद प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। ये जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख था, ये तैयार किया गया किसके? समुद्रगुप्त के समय में। किसके समय में? समुद्रगुप्त के समय में। इतना नोट डाउन कर लीजिए। और एक अभिलेख और फेमस है जिसको कहते हैं हेलियोडोरस का, जो कि यवन राजदूत था हेलियोडोरस। उसका विदिशा यानी कि जो बेसनगर मध्य प्रदेश का एक जगह है विदिशा, वहाँ का गरुड़ स्तंभ विशेष उल्लेखनीय है। तो उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। हेलियोडोरस का, जो कि यवन राजदूत था। हेलियोडोरस कहाँ से था? यवन राजदूत था। यवन राजदूत यह विदिशा यानी बेसनगर में आया था। बेसनगर विदिशा वर्तमान मध्य प्रदेश में यह आया था। और यहाँ का एक गरुड़ स्तंभ जो है क्या बनवाया था? ये गरुड़ स्तंभ, जो कि विशेष रूप से उल्लेखनीय है।
इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। गरुड़ स्तंभ हेलियोडोरस के द्वारा बनवाया गया, यवन राजदूत था, बेसनगर में, जो कि विदिशा मध्य प्रदेश में पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग वीडियो पॉज करके उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं जो भवन या स्मारक निर्माण से संबंधित है, कि इससे हम कैसे प्राचीन भारतीय इतिहास जानते हैं, यानी जानने के स्रोत के रूप में कैसे ये काम आ रहे हैं। तो इसमें जो हड़प्पा और मोहनजोदारो की सभ्यता थी, वहाँ से जो भवन प्राप्त हुए, चाहे वो स्नानागार, अन्नागार या पुरोहित आवास या निचला क्षेत्र या उच्च क्षेत्र, ये सब जो भी वहाँ के स्थल प्राप्त हुए, उन स्थलों के द्वारा हमको तात्कालीन यानी प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने में मदद मिलती है। तो इसमें अगर पहला पॉइंट बनाए तो हड़प्पा व मोहन जोदड़ो के भवन, यानी भवन और स्मारक के संदर्भ में अगर देखें तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से जो भवन प्राप्त हुए वो भी मदद करते हैं हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने में। और दूसरे पॉइंट पे अगर बात की जाए तो बहुत से ऐसे मंदिर बने जो कि प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने में मदद करते हैं, जैसे कि देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ पे है? झांसी में है। कहाँ पे है? झांसी में है। दूसरा भित्तरगांव का मंदिर कहाँ पे है? यह कानपुर में है। इसके अलावा तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर, तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर। इसके बाद खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर। और इन सब के अलावा भारत के बाहर भी बहुत से हिंदू धर्म से संबंधित या अन्य धर्मों से संबंधित मंदिर या अन्य धार्मिक स्थल पाए गए जो कि प्राचीन इतिहास जानने में स्रोत हैं। जैसे कि कंबोडिया में अंकोर वाट एक मंदिर है, हिंदू धर्म का बहुत विशाल मंदिर माना जाता है। अंकोर वाट, अंकोर वाट मंदिर कहाँ पे है? यह कंबोडिया, दक्षिण पूर्व एशिया में अवस्थित है यह कंबोडिया, थाईलैंड और लाओस वियतनाम वाले बेल्ट में। तो वहां पर एक मंदिर पाया गया, कौन सा? अंकोर वाट मंदिर, अंकोर वाट। इतना नोट डाउन कर लीजिए। यानी कौन कौन सा इसमें हो गया? भवन स्मारक में देवगढ़ का दशावतार मंदिर, इसके पहले हड़प्पा मोहनजोदाड़ो की जो भवन प्राप्त हुई है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर प्राप्त हुआ झांसी से, भित्तरगांव का मंदिर जो कि कानपुर में है, तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर, और खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर, अंकोर वाट मंदिर जो कि कंबोडिया में अवस्थित है। इन सब मंदिरों के द्वारा हमें प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के पुरातात्विक स्रोतों के रूप में प्राप्त हुई है। इसके बाद बात आती है सिक्कों की। अब सिक्कों में सबसे जो फेमस सिक्के होते थे वो आहत सिक्के होते थे, यानी जो प्राचीन सिक्के होते थे उनको आहत सिक्के कहते रहे हैं, आहत सिक्के। और इन सिक्कों की विशेषता होती थी, आहत सिक्के, इन सिक्कों की विशेषता होती थी इसमें फूल,
आकृति, हाथी, घोड़ा, या त्रिभुज चतुर्भुज की आकृति, यानी जिसको कहें त्रिभुज या ज्यामितीय आकृति लिख सकते हैं, त्रिभुज चतुर्भुज आकृति, यानी इसमें कुछ भी बना हो सकता था। तो वैसे सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता था, आहत सिक्के। और जो इस समय में सिक्के पाए गए वो सामान्यतः तांबे के, तांबा, सोना, चांदी और इसके अलावा शीशा, यानी कि शीशे के भी सिक्के पाए गए। तो सिक्कों में किसकी बात की है? आहत सिक्के, जिसमें फूल पत्ती बने होते थे, हाथी, घोड़े, त्रिभुज, इस तरह की जो भी आकृतियां होती थी सब पाई जाती थी। इसके अलावा जो ये सिक्कों की धातुएं होती थी उसमें तांबा, सोना, चांदी, शीशा जैसी धातुएं पाई जाती थी। अब सबसे अधिक सिक्के किसके शासनकाल में बने, ये भी अगर बात की जाए तो मौर्योत्तर काल में, यानी कि कब? मौर्योत्तर काल में सर्वाधिक सिक्कों की ढलाई की गई, सर्वाधिक सिक्के ढाले गए। सर्वाधिक सिक्के किसके शासनकाल में? मौर्योत्तर काल में ढाले गए। अब इसके बाद अगर बात की जाए कि शीशे के सिक्के किसने चलाए, तो सातवाहनों ने, सातवाहनों ने किसके सिक्के चलाए? शीशे के सिक्के चलाए। इसके बाद अगर हम सोने के सिक्कों की बात करें तो गुप्त शासकों ने सोने के सिक्के चलाए, गुप्तों ने किसके सिक्के? सोने के सिक्के चलाए। और समुद्रगुप्त जो कि गुप्त साम्राज्य का राजा हो यानी सम्राट हुआ करता था, उसकी बीड़ा बजाते हुए सिक्कों पर आकृति उकेरी गई, यानी किसकी? बीड़ा बजाते हुए आकृति सिक्कों पर उकेरी गई। किसकी? समुद्रगुप्त की। किसके? समुद्रगुप्त की। इतना नोट डाउन कर लीजिए। और एक चीज और कि सिक्कों के अध्ययन को किस शाखा के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है? सिक्कों का अध्ययन क्या कहते हैं उसको? न्यूमिस्मेटिक्स। न्यूमिस्मेटिक्स, सिक्कों का अध्ययन, यानी कि सिक्कों का अध्ययन इसी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। किस शाखा के अंतर्गत? न्यूमिस्मेटिक्स शाखा के अंतर्गत किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। मुहरें, तो विभिन्न प्रकार की मुहरें प्राप्त हुई और इन मुहरों पर विभिन्न जैसे मिट्टियों की मुहरें प्राप्त हुई, जैसे बसाड़ या मोहनजोदाड़ो से, तो उसके द्वारा भी स्थलों के यानी कि पुरातात्विक साक्ष्यों की बात की जाती है। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चित्रकला। तो चित्रकला को देखते हैं। अब चित्रकला के रूप में जो हमको साक्ष्य प्राप्त हुए उसमें अजंता जो कि महाराष्ट्र में अवस्थित है, यहाँ से विभिन्न प्रकार की चित्रकलाओं की दशाएं हमको प्राप्त हुई, जिसमें अजंता की गुफाओं से मर्दासन राजकुमारी,
मरणासन राजकुमारी की आकृति प्राप्त हुई। इसके बाद बोधिसत्व पद्मपाणि, बोधिसत्व पद्मपाणि की आकृति यहीं से प्राप्त हुई। तो ये सब जो थी यानी मरणासन राजकुमारी या बोधिसत्व पद्मपाणि की आकृति जो अजंता की गुफाओं से हमको प्राप्त हुई। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे गुफाएं थी, जैसे आपका महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के धार जिले में अवस्थित कुछ गुफाएं हैं, वहाँ से भी चित्रकला यानी कि आकृतियाँ प्राप्त हुई, जो कि हमें पुरातात्विक स्रोतों के रूप में प्रयोग में आती हैं। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए। इसके आगे हम अगली वीडियो में बात करते हैं। और अगर पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और किसी भी प्रकार के अगर डाउट हो या अन्य कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको कमेंट के माध्यम से हमसे जुड़ने की कोशिश करें।